बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। मेरा शौहर मुझ पर शक करता था। ससुराल वालों ने मेरे शौहर को मशवरा दिया कि वो मुझे गंजा कर दे, मेरा सर मुंडवा दे। ससुराल वाले मुझे कभी घर से बाहर न जाने देते थे। मैं शौहर को यकीन दिलाती कि मैं सिर्फ आपकी इमानत हूँ, लेकिन कोई मुझ पर भरोसा न करता। आज मेरे ससुराल वालों ने घर में नाई बुलाया और मुझे जबरदस्ती पकड़कर गंजा करवा दिया। मेरी शादी एक नहायत हैंडसम अमीर ज़ादे से हुई थी। मेरा शौहर बिल्कुल मेरे सपनों के शहजादे जैसा था। मैं उज़्मा, एक हसीनो जमील मगर गरीब लड़की। मुझे कोई भी एक बार नज़र उठाकर देख लेता तो मुड़कर ज़रूर देखता। मेरी अम्मी ने हमेशा मुझे यही कहा था कि तुम्हें कोई शहजादा ही ब्याने आएगा। उनकी बात सुनकर मैं हंस कर कहती, अम्मी, इन टूटी फूटी गलियों में, इन कच्चे खस्ता हाल मकानों में लड़कियों को ब्याने शहजादे नहीं बल्कि पक्की उम्र के मर्द आते हैं, जो अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए औरत के ख्वाबों के सारे रंग चुरा लेते हैं। सारी हकीकत जानने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई उम्मीद तो थी ही दिल में, तभी तो चुपके चुपके किसी राजकुमार के सपने देखने लगती थी। अल्लाह की करनी ये हुई कि कोई रिश्ते वाली शकीला वो न जाने शहजादा कहाँ से पकड़ लाई। मेरे लिए रिश्ता लाया गया। बात पक्की हुई और मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर आ गई। मेरा शौहर हसीन भी था और अमीर भी। इन्हीं दोनों चीजों की मैंने हमेशा ख्वाहिश की थी, मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए मर्द में एक तीसरी चीज भी होना चाहिए, वो है एतबार। लेकिन पता चला तब जब बहुत देर हो चुकी थी। मैं खूबसूरती की मूरत दुल्हन बनी बैठी थी। मैंने हमेशा अपने हुस्न पर बहुत मान किया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि यही हुस्न मेरा इम्तिहान बन जाएगा। मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ, वो पूरे कमरे के चक्कर काटता रहा। उसकी वजह मैं समझने से कासिर थी। फिर वो मेरे पास आकर बैठा और बोला, उज़्मा, तुम तो बहुत हसीन हो। अपने शौहर की बात सुनकर मैं मुकम्मल तौर पर खुश भी ना हो पाई थी कि उसकी अगली बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बोला, तुम जानती हो मुझे हसीन चेहरों से बहुत नफरत है। चलो उठो, मुंह धो और मेकअप उतार और अपना असली चेहरा दिखाओ। मैं बाथरूम में जाकर बहुत रोई, इतना रोई कि आंखें सूज गई। जब मैं बाहर आई तो मेरा शौहर मेरा ही मुंतजिर था। उठकर मेरे पास आया, मेरी थोड़ी हाथ में पकड़कर चेहरा उठाया और बोला, बहुत रो कर आई हो तुम। लगता है पीछे रह जाने वाले आशना बहुत याद आ रहा है। तो उसकी बात सुनकर मैं घूम ही गई थी। मैं अपनी सफाई में कुछ ना बोली थी। फिर ये तो मामूल ही बन गया। मेरा शौहर सारा दिन मुझ में ऐब तलाश करता रहता। जब वो ऑफिस जाता तो रेहान की खालाजाद कजन आमना मेरे पीछे पड़ी रहती। रेहान ने मेरे सजने संवरने पर भी पाबंदी लगाई थी, लेकिन मुझे सजने का बहुत शौक था। जैसे ही मेरा शौहर ऑफिस जाता मैं खूब तैयार होती। मेरी सास भी मेरे शौक पर मुस्कुरा देती, लेकिन आमना मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखती रहती। मैं भी उसे जलाने की खातिर खूब गहरे रंग के कपड़े पहनकर उसके सामने आती। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक तैयार हो रही थी कि रेहान ऑफिस से जल्दी लौट आए। मेरे तो औसान ही खता हो गए। मुझे यूं सजा संवरा देखकर रेहान तो जैसे पागल ही हो गया था। उसने पूरे घर की तलाशी ली, किचन, बाथरूम, स्टोर रूम, यहाँ तक कि छत भी देख ली। फिर हमारे बेडरूम में घुसकर बेड के नीचे दरवाजों के पीछे कुछ तलाशते रहे। मैंने तंग आकर पूछ ही लिया कि किस चीज को ढूंढ रहे हैं। वो चिल्लाकर बोला, तुम्हारे आशना को। उनकी बात सुनकर मैं तो ढह गई। मुझे तब समझ में आई कि वो ऐसी बहकी बहकी बातें हरकतें क्यों करते हैं। उन्हें तो शक की बीमारी है। मैंने आमना की जानिब देखा तो वो बड़े मजे से मुस्कुरा रही थी। मैं जान गई थी कि इन सब के पीछे आमना का हाथ लाजमी है। मैंने रो रो कर उन्हें अपनी शराफत का यकीन दिलाया, मगर वो मेरी एक न सुनते। वो अक्सर मुझे कहते थे कि तुम तो इतनी हसीन हो, न जाने कितनों को पीछे लगाया हुआ होगा। यानी मेरा हुस्न ही मेरी सजा थी। अगर मैं एक आम सी सूरत की लड़की होती तो शायद रेहान मुझ पर कभी शक न करते। रेहान ने मेरे लंबे नाखून कटवा दिए। मुझे सिर्फ 2 रंग पहनने की इजाजत थी, सफेद और स्याह। मेरे सजने संवरने से लेकर ढंग के कपड़े पहनने ओढ़ने तक पाबंदी लग चुकी थी। मैं चुपके चुपके रोती रहती थी। अम्मी का घर, पुराने मोहल्ला सब बहुत याद आता था।
लेकिन मैंने भी कसम खा रखी थी कि अपनी शोहर को अपनी बेगुनाही का यकीन दिला कर ही रहूंगी। मैंने खुद को रेहान के रंग में ढाल लिया था। हमारी शादी के बाद से इतने अजीब वाकयात हुए कि हम एक दूसरे को समझ ही न सके। मुझे रेहान की रूटीन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो किधर जाता है, कहाँ रहता है, 2-2 दिन घर क्यों नहीं आता, फिर अचानक से आकर मुझ पर हमला कर देता है। आमना मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, मुझे कुछ भी तो नहीं मालूम था। एक दिन रेहान को घर से गए हुए 3रा दिन था। मैं उनके लिए परेशान फिर रही थी जब अचानक उसका एक दोस्त हमारे घर आ गया। उसने मुझे दरवाजे पर ही बता दिया था कि रेहान ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। मैंने उसको घर बुला लिया। आमना ने मुझे कहा कि मैं रेहान का पैगाम सुनूं, तब तक वो चाय बना देगी। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि आमना को मुझ पर रहम तो आया। हम दोनों सोफे पर बैठे ही थे कि देखते ही देखते रेहान के दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दस्त दराजी करने की कोशिश करने लगा। मैंने आमना को मदद के लिए आवाजें दी मगर वो ना आई। तभी एक मर्दाना आवाज आई, उज़्मा, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रेहान को देखकर मैं घबरा गई। उसका दोस्त तो बाहर भाग गया, लेकिन मैं रेहान के हाथों चढ़ गई। उसने मुझे जानवरों की तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। तुम मेरे ही दोस्त के साथ अपना मुंह काला कर रही थी, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? आज मैं तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगा। रेहान ने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। रेहान रुको, ये तुम क्या करने जा रहे हो? बैरूनी दरवाजे से दाखिल होती मेरी सास जल्दी से आगे बढ़ी और रेहान को मुझसे दूर किया और आमना भी मेरी सास के साथ बाहर आई थी। रेहान जोर जोर से चिल्लाता रहा कि अम्मी, ये मेरा मुंह काला कर रही है। मैंने झट से सारा माजरा सुना दिया। ये भी बताया कि मैं और आमना दोनों घर में मौजूद थी, मैं अकेली नहीं थी। आमना तो उछल ही पड़ी, तुम पागल तो नहीं हो? मैं और आंटी तो शॉपिंग पर गई थी। मेरी सास भी खामोश रही। मैंने दुहाई दी, आंटी सच बोलें, बताएं कि आमना आपके साथ नहीं थी। मगर आंटी ने चुप का रोजा न तोड़ा। मैं हैरान खड़ी उनके मकरूफ फरेब वाले चेहरे को तकती रही। रेहान मुझे जान से मार देना चाहता था, जबकि मेरी सास ने उसे मशवरा दिया कि मारने की बजाय उज़्मा को गंजा कर दो। न सर पर बाल होंगे और ना ही कोई इसकी जानब मुतवज्जो होगा। मैं चीखती रही मगर आमना और मेरी सास ने मुझे मजबूती से पकड़ा हुआ था, जबकि रेहान कैंची पकड़े मुझे बेदर्दी से गंजा कर रहा था। मेरे बाल काट कर वो मुझे लाउंज में फेंक कर अपने कमरों में चल दिए। मैं रोते सिसकते न जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे कुछ खबर न थी। रात के आखिरी पहर में होश आई और उठकर अपने कमरे की जानब बढ़ गई, लेकिन कमरे से आमना और रेहान की आवाजों ने मेरे कदम थाम लिए थे। रेहान, मैं तो पहले ही दिन से तुम्हें कह रही थी कि इस लड़की का एतबार न करना। वो लड़की अच्छे किरदार की नहीं है। मुझे आमना की बातों से अजीब सी वहशत हुई थी। वो मेरा घर उजाड़ना चाहती थी। मैं खामोशी से वापस पलट आई। मुझे मालूम हो चुका था कि इस घर में मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, मगर क्या, ये मैं जानने से कासिर थी। मेरा शौहर, आमना या मेरी सास, इन तीनों में से मेरा दुश्मन कौन था? मैंने इनके मकरूफ फरेब चेहरे से नकाब हटाने का फैसला कर लिया। मैं रेहान पर कड़ी नजर रखने लगी, लेकिन कोई सबूत मेरे हाथ ही नहीं लगा था। मैं शदीद ज़हनी उलझन में थी। आईना देखती तो ऐसे लगता है जैसे मैं पागल खाने से भागी हुई हूँ। सर मुंडा हुआ, चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशान। मैं सारा दिन रोती और अल्लाह से मदद मांगती रही। एक दिन मेरी सास और आमना दोनों शॉपिंग पर गई थी। उनके जाते ही मैंने उनके कमरों की तलाशी लेने के लिए बढ़ी, मगर दोनों के रूम्स लॉक थे। मुझे शदीद मायूसी हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने रूम में आकर हर चीज का मुख्तलिफ जाविये से जायजा लेने लगी। कपड़ों की अलमारियां तक मैंने खाली कर डाली थी। कचोरियों को ताले लगे हुए थे। दीवारों पर लगे फ्रेम को उतार उतार कर देख रही थी, जब एक बड़े से फ्रेम के पीछे से मेरी सास की तस्वीर निकली। वो उनकी जवानी के दिनों की तस्वीर थी। हाथ में नन्हा सा बच्चा था, लेकिन वो किसी मर्द के साथ खड़ी थी, मगर ये मर्द रेहान के वालिद तो नहीं थे। लाउंज में मेरी सास की तस्वीर जिस मर्द के साथ लगी थी वो तो कोई और ही था। इस तस्वीर के अंदर जरूर कोई ना कोई राज होगा। मुझे लगा कि मैंने वो तस्वीर नहीं, कोई बहुत बड़ा सुराख ढूंढ लिया है। सब कुछ वैसे ही करके मैंने फ्रेम सेट किया और खुद को नॉर्मल जाहिर करने लगी।
रेहान हस्बे मामूल घर दाखिल हुआ और हर चीज की तलाशी लेने लगा। उसने मुझसे मोबाइल तक छीन लिया था। वो मेरे ख्वाबों का शहजादा था, मगर अब मुझे उसके वजूद से नफरत हो गई थी। वो मेरे पास आकर बैठता तो मेरा सांस रुकने लगता था। बज़ाहिर तो सब कुछ नॉर्मल था। एक शौहर जो शक्की था, शक में बीवी पर कभी कभार हाथ भी उठा लेता। एक माँ और उसकी बहन की बेटी जो अपने काम से काम रखती, मगर सब कुछ इतना भी नॉर्मल नहीं था जितना नजर आता था। पर्दे के पीछे बहुत से राज छुपे हुए थे। यूं ही एक रात रेहान को फिर से शक का दौरा पड़ा और उसने मुझे मार पीट कर कमरे से निकाल दिया। मैं लाउंज सोफे पर आकर लेट गई। आधी रात गुजरी होगी जब मैंने आमना को अपने कमरे से निकलकर रेहान के कमरे की जानिब बढ़ते हुए देखा। उस रात मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि आमना मेरी और रेहान की लड़ाई के बाद उसके नजदीक होने की कोशिश करती है, लेकिन वो आमना से ज्यादा खुलकर बात नहीं करता। आमना के जाते ही मैं भी दरवाजे से चिपक कर खड़ी हो गई। अंदर से रेहान और आमना की आवाजें आ रही थी। रेहान, इस उस्मा को कब ठिकाने लगाओगे? तलाक दो इसको, जान छुड़ा लो इस किरदार लड़की से। आमना, तुम नहीं जानती, मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है। मैं उस्मा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो बदकिरदार है, ये मानने को मेरा दिल ही नहीं मानता। रेहान का जवाब सुनकर मेरी आंखों में नमी उतर आई। आमना ने कहा, हाँ गुजारो फिर जिंदगी अपनी एक बेवफा लड़की के साथ, ताकि तुम्हारा किस्सा फिर से दोहराया जाए, एक नए रेहान को जन्म दिया जाए। आमना का लहजा जहर में डूबा हुआ था। मुझे नफरत है दुनिया की हर औरत से। निकल जाओ मेरे कमरे से, नहीं तो मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। रेहान की आवाज में जुनून ही जुनून था। आमना कमरे से बाहर आई तो मैं दरवाजे की ओर छुप गई। कमरे से चीजों के टूटने की आवाजें आने लगी। मैंने उस वक्त कमरे में जाना मुनासिब नहीं समझा। रेहान की जुनूनी आवाजें मुझे बेचैन कर रही थी। मुझसे मजीद खड़ा नहीं हुआ गया तो मैं अपनी सास के कमरे की जानिब बढ़ गई। उनके कमरे से भी आवाजें आ रही थी। जी सेठ साहब, जो बोया है वो ही काट रही हूँ। बस काटते काटते हाथ लहू लुहान हो गए हैं और दिल छलनी छलनी, एक पल भी सुकून का मुयस्सर नहीं है। रेहान की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। आमना ही है जो इसे संभाले हुए है। मुझे तो लगता है कि अगर आमना यहाँ मेरे पास ना होती तो अब तक रेहान मेरे खून से अपने हाथ रंग चुका होता। अपनी सास की बातें सुनकर मैं शदीद खौफ में मुब्तला हो गई। मैं जल्दी से सोफे पर ढह सी गई। अगली सुबह हवेली में अजीबो गरीब सरगर्मियां हो रही थी। मैं डरी सहमी एक एक चीज को गौर से परख रही थी। सारा दिन हवेली में खौफ नाचता रहा। शाम हुई तो मैं तीसरी मंजिल की छत पर चली गई। यहाँ मैं पहले भी कई बार आई थी, लेकिन आज मुख्तलिफ जाविये से हर चीज का जायजा ले रही थी। तभी किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें नीचे लाउंज से आ रही थी और वो रेहान ही था। चलो शुक्र है मैं इधर ही थी, वरना आज फिर मेरी दुर्गत बनती। अब तो मेरी सास की भी चीखने की आवाजें आने लगी। मैं जल्दी से नीचे आई, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। मैं रूम में आकर बैठ गई। मुझे शदीद रोना आ रहा था, लेकिन रेहान की मौजूद में रो न सकी। वो बड़े मजे से टीवी देख रहा था। रेहान का मोबाइल बजा। वो कॉल पर किसी के साथ बात कर रहा था कि अचानक परेशानी के आलिम में बाहर की जानिब भागा। मैंने खिड़की से उसे गाड़ी में बैठकर घर से जाते हुए देखा। मैंने जल्दी से अलमारी खोली। अलमारी में सबसे पहले जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी वो रेहान का शनाख्ती कार्ड था। मगर ये शनाख्ती कार्ड रेहान का था, शक्ल भी उसी की थी, मगर वहाँ दर्ज नाम शहरयार अंजुम था। यानी रेहान ने अपना असली नाम भी मुझसे छुपा कर रखा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था ये मैं नहीं जानती थी। रेहान की अलमारी पैसों से भरी पड़ी थी। उसके अलावा मुझे और कोई सुराग न मिला। मैं इतना तो जान गई थी कि रेहान, आमना और मेरी सास फ्रॉड है, लेकिन इनकी हकीकत मुझसे अब तक छुपी हुई थी। इन सब के सामने मैं लाचार मस्कीन थी, जिससे इनको कोई खतरा नहीं था। मगर वो नहीं जानते थे कि असल खतरा ही मैं हूँ। मैंने इनको बेनकाब करने के लिए हर हद से गुजरने का फैसला किया। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी। रात जब शेफ खाना बनाकर चला गया तो मैंने खाने में नींद की गोलियां डाल दी। ऐसा करते हुए मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन मैं कर गुजरी। इन तीनों ने रात का खाना बड़े शौक से खाया। कुछ देर बैठे बातें करते रहे, फिर उठकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैंने आधा घंटा इंतजार किया,
ताकि वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाए। मेरा एक एक लम्हा बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। घड़ी पर आधा घंटा जैसे ही गुजरा, मैं सबसे पहले आमना के कमरे की जानिब बढ़ी। वो बेसुध सो रही थी। मैंने उसके कमरे का जायजा लेना शुरू किया। एक एक चीज उल्ट पुल्ट करके देख रही थी। ऐसा करते हुए मेरे हाथ जोर जोर से कांप रहे थे। मैंने आमना की अलमारी खोली। कपड़े बिखरे पड़े थे, लेकिन साइड पे मेरी तस्वीरें थी। मैं वो तस्वीरें देखकर हैरान रह गई। एक तस्वीर में मेरे साथ एक लड़का खड़ा था, वो लड़का जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कभी किसी को आइसक्रीम खिला रही थी तो कभी किसी के साथ डिनर कर रही थी। शॉपिंग करते हुए मेरे साथ वो लिबास भी पसंद कर रहा था। मैं तो लर्ज ही गई थी, ये मैं ही थी। मगर वो लड़का बेबसी ही बेबसी थी। आंखों में उभरने वाले आंसू पीकर मैं अपने मिशन में लग चुकी थी। फिर उस लड़के के अलावा मैं बहुत से लड़कों के साथ मेरी तस्वीर आमना के अलमारी में पड़ी थी। मगर क्यों? ये राज अभी मुझ पर अफशा नहीं हो सका था। आमना के कमरे की चीजें सेट करके मैं अपनी सास के कमरे में दाखिल हो चुकी थी। अपनी सास की अलमारी से मुझे बहुत अजीब सी मालूमात मिली। एक डायरी थी जिस पर बच्चे की लिखाई में लिखा था, मुझे अपनी माँ से नफरत है। दूसरे सफ़े पर लिखा गया था कि मुझे मेरे बाबा बहुत याद आते हैं, ने डैड बहुत बुरे हैं। आगे आगे राज खुल रहे थे। मुझे औरतों से नफरत है, औरतें बेवफा होती हैं। मेरी माँ ने मेरे बाबा को चीट किया। सब कुछ साफ साफ दर्ज था। मैं भी डायरी से और भी मालूमात समेट रही थी जब अचानक किसी ने पीछे से मेरा कंधा हिला दिया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैं इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर देख सकूं। मैं पत्थर का बुत बनकर खड़ी रही थी। दोनों हाथ आगे बढ़े। वो जमीन पर बिखरे हुए कागजात को जल्दी जल्दी समेटने लगे। वो हाथ किसी और के नहीं, रेहान के थे। इन कागजात को अलमारी में रखकर वो मुझे बाजू से खींचता हुआ बाहर ले गया। उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गया। मेरी हालत बिल्ली के शिकंजे में फंसे हुए कबूतर की सी थी। वो मेरी हालत देख के जान चुका था। उज़्मा, मैं चाइनीज शौक से नहीं खाता। लगता है तुमने सारी नींद की गोलियां चाइनीज में डाल दी थी। एक दो गोलियां कौरमे में भी डाल देनी थी। वो कह के मार मार कर कह रहा था। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कमरे में आओ और मैं तुमसे कुछ कहूँ, कि कुछ तुम्हारी सुनूं। मगर तुम तो आज अनोखा काम ही कर गई हो। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। वो अजीब अजीब बातें करता जा रहा था। मैं शदीद घबराई हुई थी। उसने मुझे एक कुर्सी पर रस्सी के साथ बांध दिया और खुद सोने चला गया। मुझे यकीन है तुम ये रस्सियां खोल नहीं पाओगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं भागोगी। मेरे सर में दर्द है, मुझे सोना है। उसकी बात सुनकर मैं सारी रात रोती रही, अल्लाह से मदद की फरियादें करती रही। मुझे नहीं मालूम था कि कल क्या होगा। दुआ करते करते न जाने कब मेरी आंख लग गई जब मुझ पर किसी ने ठंडा ठंडा पानी गिराया। मेरे सामने आमना बिपरी शेरनी बनी खड़ी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद की गोलियां देने की? वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर चिल्लाती रही। फिर जब वो साइड पर होती तो मेरी सास आगे बढ़ी। जी बेटा, क्या क्या मालूमात हासिल कर ली है आपने? वो अपने फ्रेबी लहजे में बोली। वही जो तुम सबकी हकीकत है। तुम सब मेरे दुश्मन हो, धोखेबाज हो। मैं चीख रही थी। आराम से, ज्यादा चिल्लाओ नहीं। कुर्सी पर बंदी बैठी हो, कुछ तो तरस खाओ खुद पर। मेरी सास बोलती जा रही थी। देखो, इस डायरी से तुम्हें कितना सच मालूम हो गया होगा। मैं तुम्हें सब तफसील से बताती हूँ, गौर से सुनो। लेकिन पहले इसके हाथ खोलो, इसे आजाद करो। उन्होंने रेहान की तरफ इशारा किया। रेहान ने मेरे हाथों से रस्सियां खोल दी थी। मेरी सास आगे चलने लगी और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं भी उनके पीछे चलती उनके बेडरूम में दाखिल हो चुकी थी। सोफे पर बैठकर उन्होंने मुझे भी बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गई। देखो उज़्मा, मुझे मालूम है तुम मुझसे नफरत करती होगी। तुम्हें लगता है कि मैं चाहती हूँ कि रेहान तुम्हें मारे पीटे, मगर ऐसा नहीं है। मुझे तुम बहुत अजीज हो, बिल्कुल अपने बच्चों जैसी लगती हो। वो बोलती जा रही थी और मैं खामोशी से सुनती जा रही थी। रेहान को औरतों से नफरत अपनी माँ की वजह से हुई है, यानी मेरी वजह से। मैंने रेहान के बाप को धोखा दिया था। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। मेरी और रेहान के बाप की मोहब्बत की शादी थी। रेहान की पैदाइश के बाद मैंने रेहान के बाप के दोस्त के साथ गलत ताल्लुकात बढ़ा लिए।
मैं इतना गिर गई थी कि हम हर रोज मिलने लगे थे। 6 साल मैंने रेहान के बाप को धोखा में रखा, मगर मर्द बेवफाई की भूख और सूंघ ही लेता है। उसके बाप को भी मुझ पर शक हो गया, मगर कोई सबूत उसके हाथ नहीं लग सका। 6 साल की बेवफाई के बाद मैं थक गई थी। मैंने रेहान की उंगली थामी और उसे लेकर घर से बाहर गई और सीधा उसके दोस्त के घर आ गई। यहाँ मैं साल भर रही, फिर एक दिन हिम्मत करके खुला के नोटिस उसके बाप को भेज दिए। 3 दिन बाद तलाक के कागजात के समेत एक खत भी आया। उस पर लिखा था कि मैं तुम्हें कभी तलाक ना देता, मगर तुम ये जो हराम और गुनाह की जिंदगी गुजार रही हो मुझे गवारा नहीं। अब जिसके साथ भागी हो शादी भी कर लेना। मैंने इद्दत पूरी की और शादी कर ली। न जाने वो खत कैसे रेहान के हाथ लग गया था। उसने वो खत पढ़ लिया। बाप के अल्फाज उसके जहन में बैठ गए थे। वो मुझे अक्सर कहता है कि आप गुनाह की जिंदगी गुजार रही हैं, आपने मेरे बाप को धोखा दिया है। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका जुनून बढ़ता चला गया। वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। डॉक्टर्स ने बताया कि ये किसी की जान भी ले सकता है, इसलिए मैंने इसके सौतेले बाप यानी सेठ साहब को अमेरिका भेज दिया। रेहान का असली नाम शहरियार अंजुम था, मगर उसने अपना नाम भी बदल लिया। कहता इस नाम से तो मेरा बाप पुकारता है, आप मत पुकारो। मेरी सास बताती जा रही थी और रोती जा रही थी। उसकी बिगड़ती हालत के पेशे नज़र मैं आमना को यहाँ ले आई। आमना और रेहान की खूब दोस्ती है। अगर आमना ना होती तो मैं अब तक जिंदा ना होती। और जहाँ तक बात है तुम्हारा सर मुंडवाने की, वो मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए सब कुछ किया था, नहीं तो रेहान तुम्हें जान से मार देता। मैं जानती हूँ अपने रेहान को। मेरी सास खामोश हुई तो मैं बोली, और वो जो मेरी नकली तस्वीर बनाई गई है तरह तरह के लड़कों के साथ, वो क्या है? मेरी सास मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। कौन सी तस्वीर? वही जो आमना की अलमारी में पड़ी है। मैंने गुस्से से कहा, ऐसी कोई तस्वीर है ही नहीं। मुझे मालूम हो चुका था कि ये आमना की ही चाल है। मेरी सास ने आमना को बुलाकर पूछा तो वो साफ मुकर गई थी। सब कुछ वाजिया हो चुका था। ये सब किया धरा आमना का था, लेकिन मेरी सास की आंखों पर उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। जहाँ तक तुम्हारी बात है उज़मा, तो तुम्हारी शादी इसलिए मैंने रेहान से की थी कि तुम बहुत मासूम हो और हसीन हो। मुझे लगा था कि मेरा रेहान तुम्हें पाकर खुश हो जाएगा, मगर हालात मजीद बिगड़ गए। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मेरी सास सब कुछ बताकर सोफे से उठकर बाहर निकल गई थी। मुझे रेहान पर बड़ा प्यार आया था, वो तो इस सब में बेकसूर था। अब सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। बस ये सब मैं रेहान और मेरी सास को दिखाना चाहती थी। सारा दिन सब अपने अपने कमरे में खामोश बैठे थे। मैं लाउंज में बैठी थी। रात सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चल दिए। मैं सोफे पर लेट गई। मुझे यकीन था कि आज आमना फिर रेहान के पास जाएगी, लेकिन वो नहीं गई। यूं ही 3 रातें मैंने लाउंज के सोफे पर ही गुजार दी। आखिरकार चौथी रात मैंने आमना को रेहान के कमरे की जानिब जाते हुए देखा। मैं खामोशी से उठी और अपनी सास के कमरे की जानिब बढ़ गई और उनको मैंने अपने साथ चलने को कहा। वो हैरानगी से मेरे साथ चल पड़ी। मैंने उन्हें खामोश रहने को कहा था। मैं उन्हें अपने बेडरूम के पास ले गई। मैं नहीं जानती थी कि आमना मेरी सास के खिलाफ आज कुछ बोलेंगी या नहीं। आमना रेहान से कह रही थी, रेहान मेरी बात का यकीन करो, खाला ने अपनी जैसी ही बदकार लड़की तुम्हारे लिए चुनी है, ताकि तुम सारी जिंदगी उसका ध्यान करके गुजार दो और वो अपने शौहर के पास जाकर हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। वो मेरी खाला है, मैं अच्छी तरह उनकी नीयत को जानती हूँ। तुम इसे तलाक देकर मुझसे शादी कर लो, हम दोनों मिलकर खाला से तुम्हारा बदला लेंगे। और वो तस्वीर जो मैं तुम्हें अक्सर ला कर दिखाती हूँ, क्या ये सबूत कम है? मैंने अपनी सास की तरफ देखा, वो रो रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि डाइन तो आमना है। हम दोनों कुछ भी कहे बगैर पलट गई। सुबह जैसे ही रेहान ऑफिस गए, मेरी सास ने आमना को अपने पास बुलाया। वो हमेशा की तरह मेरी सास से चिपक रही थी, खाला खाला कर रही थी। मेरी सास ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। वो हैरान थी। उन्होंने बस इतना ही कहा कि वो सब कुछ सुन चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने आमना को धक्के देकर घर से निकाल दिया। रेहान को भी मेरी सास ने आमना की सारी असलियत बता दी। ये भी बताया कि वो तस्वीरें नकली हैं, क्योंकि मैं तो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। मैं कहाँ इतने महंगे महंगे होटलों में घूमती फिरती। रेहान ने दिल से एतराफ़ किया कि उन्हें मेरी पाक दामनी पर पूरा यकीन है। ये उनका नफ्सियाती मसला है, जिसकी वजह से वो मेरे साथ बुरा सलूक करते थे।
एक तो बचपन का गम, फिर 5 साल से आमना जैसी दोस्त का साथ उनके मसले और बढ़ा गया। हमने नफ्सियाती डॉक्टर से इनका इलाज करवाने का सोचा। अब मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। रेहान नहायत अच्छे और ख्याल रखने वाले शौहर साबित हो रहे हैं। मेरी जिंदगी जन्नत बनती जा रही है। अब कभी कभार रेहान को शक का दौरा पड़ जाता है, लेकिन फिर बाद में वो मुझसे माफी मांग लेते हैं। उनका इलाज चल रहा है। उम्मीद है एक ना एक दिन सब बेहतर हो जाएगा।